सो देखो, इसमें ना हम लोग रेडिएशन हजार्ड एंड जो रेडिएशन हजार्ड है उसको कैसे इवेलुएट करते हैं और कैसे कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक कई कारणों से इम्पोर्टेंट है। नंबर एक, पहली चीज तो आरएसओ एग्जाम में तो पक्का पूछा ही जाना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्रैक्टिकली यदि देखोगे न्यूक्लियर मेडिसिन में तो इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत है। मतलब हर स्टेप्स पे इस चैप्टर में जो कुछ भी अभी देखोगे और सीखोगे उसकी जरूरत तुमको पड़ने वाली है डे टू डे लाइफ में। ओके, कुछ वाइवा में क्वेश्चंस पक्का पूछे जाते हैं, उसके भी कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे। पहला, एब्जॉर्ब डोज का कॉन्सेप्ट ये पूछा जाता है। सो एब्जॉर्ब डोज क्या है? एब्जॉर्ब डोज इज ए मेजर ऑफ एनर्जी डिपोजिशन इन एनी मीडियम बाय एनी टाइप ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन। देखो, एब्जॉर्ब डोज क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ एनर्जी डिपोजिशन, मतलब कितनी एनर्जी डिपोजिट हुई है इन एनी मीडियम, मीडियम कोई भी हो सकता है, किसी भी मीडियम में, और किसी भी टाइप का रेडिएशन, आयोनाइजिंग रेडिएशन हो, वो सबके लिए जो एनर्जी डिपोजिशन जो होगा यदि हम मेजर कर रहे हैं उसको, तो उसको बोलेंगे एब्जॉर्ब डोज एक्चुअली। द यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब डोज इन एसआई यूनिट जो में ग्रे है एंड इज डिफाइंड एज एनर्जी डिपोजिशन ऑफ 1 जूल पर केजी। ये पूछा जाता है कि 1 ग्रे क्या है। पहली चीज, 1 ग्रे किसका, ग्रे जो है किस चीज का यूनिट है, ये भी पूछा जा सकता है। या ये आपसे पूछा जा सकता है कि एब्जॉर्ब डोज का डिफिनेशन से दीजिए। ओके, तीनों क्वेश्चंस को इधर उधर घुमा के पूछा जा सकता है। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि ग्रे जो है इट इज ए एनर्जी डिपोजिशन ऑफ 1 जूल पर केजी, करेक्ट। दूसरा देखो, व्हेन कोटिंग एंड एब्जॉर्ब डोज, जब भी आप एब्जॉर्ब डोज कोट करोगे कहीं भी, इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पेसिफाई एब्जॉर्बिंग मीडियम, मतलब किस मीडियम में वो बताना जरूरी है। जैसे एब्जॉर्ब डोज इन एयर है कि एब्जॉर्ब डोज इन वाटर है, टिश्यू है, या रेट ऑफ। क्यों ये बताना जरूरी है? बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि एनर्जी डिपोजिशन जो है इट वेरीज कंसिडरेबली बिटवीन डिफरेंट मीडिया। मतलब जो एयर में जो एनर्जी एब्जॉर्ब डिपोजिट होगी वो, और वाटर में जो एनर्जी डिपोजिट होगी 1 केजी में, पर केजी में, वो सेम डिफरेंट डिफरेंट होगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी तुम एब्जॉर्ब डोज को कोट करोगी कहीं भी, तो किस मीडियम में था और कौन सी एनर्जी थी, मतलब वो किस चीज का डोज, अल्फा का डोज, गामा का डोज कि बीटा का डोज, किस टाइप का डोज था और किस मीडियम में, मीडियम में है। ये मीडियम स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है, राइट, वो नहीं भूलना है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट डोज। अब देखो क्या बोला, ऑल्दो द क्वांटिटी ऑफ एब्जॉर्ब डोज इज अ वेरी यूजफुल फिजिकल कॉन्सेप्ट, it transpires that in biological system the same degree of damage is not necessarily produced by the same absorbed dose of different type of radiation। ऐसा देखा गया है कि यदि सेम एब्जॉर्ब डोज है मान लो, और डिफरेंट टाइप का रेडिएशन से, एब्जॉर्ब डोज सेम है, मान लो कि अल्फा पार्टिकल हो या बीटा पार्टिकल हो या गामा हो, राइट, सेम एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब पर केजी, लेकिन डैमेज जो है वो देखा गया कि सेम डिग्री का डैमेज नहीं होता, ये डिफरेंट होता है। मतलब अल्फा जो डैमेज क्रिएट करेगा 1 ग्रे का, और बीटा जो डैमेज क्रिएट करेगा 1 ग्रे का, और गामा जो डैमेज क्रिएट करेगा 1 ग्रे एनर्जी का, वो डैमेज अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये ज़रूरी था कि आप एक कोई दूसरा यूनिट लेकर के आए या दूसरा कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आए जो इस डिग्री ऑफ डैमेज को क्वांटिफाई करे या डिग्री ऑफ डैमेज से रिलेटेड बात करे। ओके, so it is found, for example, that 0.05 gray of alpha radiations can do as much biological damage as 1 gray of gamma radiation। देखो, 0.05 ग्रे रेट ऑफ
अल्फा बहुत कम है, और 1 ग्रे लगभग 20 गुना है ना, 20 से 20 से इसमें मल्टीप्लाई करोगी तब जाकर के 1 ग्रे बनेगा, राइट। तो ये कम रेडिएशन भी हो करके उतना ही बायोलॉजिकल डैमेज कर रहा है, जबकि 20 टाइम्स ज्यादा गामा रेडिएशन उसके इक्विवेलेंट में रेडिएशन डैमेज करता है। The difference in radiobiological effectiveness must be taken into account if we wish to add doses of different radiation to obtain the total biological effective doses। मतलब जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो कहीं, राइट, और एक जगह पे आपने काम किया तो आपको गामा का रेडिएशन लगा, दूसरी जगह पे गए आप काम करने के लिए आपको न्यूट्रॉन का डोज लगा, तीसरी जगह गए आप हैंडल कर रहे हो तो बीटा का डोज लगा। अब यदि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कितना डोज लगा है, राइट, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि अल्फा कितना डैमेज करता है, गामा कितना डैमेज करता है, और न्यूट्रॉन कितना डैमेज करता है। देन ओनली हम टोटल डोज निकालेंगे तो पूरी बॉडी में जाकर के इफेक्टिवली आपको कितना डोज मिला वो जाके पता चलेगा, करेक्ट। इसी के लिए ये अलग अलग मतलब डिग्री ऑफ डैमेज जो रेडिएशन जो करेगा, अलग अलग टाइप का रेडिएशन करेगा, उसको एक काउंट करते हुए जो कॉन्सेप्ट बनाया गया वो कॉन्सेप्ट बना इक्विवेलेंट डोज का, राइट। टू डू दिस हम करते क्या है, वी मस्ट मल्टीप्लाई द एब्जॉर्ब डोज ऑफ ईच टाइप ऑफ रेडिएशन बाई ए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर। यदि मान लो कि हमें पता करना हो कि एक्चुअली में कितना डैमेज कर रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब डोज, कितना डोज एब्जॉर्ब हुआ ईच टाइप ऑफ रेडिएशन से। मान लो कि अल्फा से कितना एब्जॉर्ब हुआ था, राइट, मल्टीप्लाइड बाई अल्फा का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर कितना है, समझ गए। और उसी तरह से बीटा का एनर्जी कितना एब्जॉर्ब हुआ मल्टीप्लाइड बाई बीटा का रेडिएशन फैक्टर, प्लस फिर उसी तरह से न्यूट्रॉन का कितना डोज एब्जॉर्ब हुआ मल्टीप्लाइड बाय न्यूट्रॉन का रेडिएशन वेटिंग फैक्टर, समझ गए। तब जाकर के वो पता चलेगा मुझे कि एक्चुअली में ये तीनों रेडिएशन मिल करके कितना डैमेज क्रिएट करेगा। सर जो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होगा वो बताएगा कि कितना डिग्री ऑफ डैमेज क्या है उस पर्टिकुलर अल्फा का या बीटा का या गामा का, करेक्ट, right? The quantity obtained when the absorbed dose is multiplied by the radiation weighting factor is known as equivalent dose and which is usually represented by H। अब देखो, यदि मान लो कि आपको एग्जाम में और वाइवा में पूछा जा रहा है कि एब्जॉर्ब डोज, इक्विवेलेंट डोज या इफेक्टिव डोज में क्या डिफरेंस है, तो आपको एक एक करके डिफाइन करना पड़ेगा और एक एक लाइन का डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा। एब्जॉर्ब डोज में क्या है, एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है पर यूनिट मास है, मतलब पर केजी, राइट, पर यूनिट मास। तो वो किसी भी रेडिएशन के लिए स्पेसिफाइड है और किसी भी मीडियम के लिए हो सकता है, राइट। तो आपको वहां पे याद रखना है कि जब भी रेडिएशन डोज, एब्जॉर्ब डोज की बात करनी है तो मीडियम को जरूर बताना है कि किस मीडियम में एब्जॉर्ब डोज हुआ, क्योंकि रेडिएशन और किस मीडियम में, हाँ, और इसलिए जरूरी है क्योंकि अलग अलग मीडियम पे आपको डिफरेंट डोज आ सकता है, राइट, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डिफरेंट होगा। इक्विवेलेंट डोज में क्या है, एब्जॉर्ब डोज इज मल्टीप्लाइड बाय रेडिएशन वेटिंग फैक्टर इज नोन एज इक्विवेलेंट डोज। ये लाइन ठीक है, ओके। So the unit of equivalent dose in SI unit is the C watt, which is related to the gray as follows. कैसे, absorbed dose in gray multiplied by radiation weighting factor जो बनेगा equivalent dose in C watt बनेगा, correct। of radiation weighting factor is found to be dependent on density of ionization caused by the radiation। ये क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में कि ये टिश्यू वेटिंग जो टिश्यू वेटिंग फैक्टर जो है ये कहाँ से आया और कैसे डिसाइड होता है, समझ गए। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इट डिपेंड्स ऑन रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है इज फाउंड टू बी डिपेंडेंट ऑन किस पे, डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन कॉज्ड बाय द रेडिएशन। मतलब जो
ज्यादा डेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा उसका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर ज्यादा होगा, और जो लेस डेंस आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करेगा उसका रेडिएशन वेटिंग फैक्टर कम होगा, उसका वैल्यू कम होगा। An alpha particle produces around 10 to the power 6 ion pairs per millimeter of attract in tissue, whereas an beta particle produces 10,000 m per mm। 10,000 का मतलब ये आइंस पर 10 टू द पावर 3 होगा ना ये, हाँ सर हाँ 10 to the power 4 ये 10 टू द पावर 4 हुआ, ये 10 टू द पावर 6 6 है। करेक्ट। सो 100 टाइम्स ज्यादा है अल्फा का। करेक्ट। तो अल्फा का जो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो होगा वो ज्यादा होगा कंपेयर टू बीटा के बीटा रेडिएशन वेटिंग फैक्टर के। द रेडिएशन वेटिंग फैक्टर इज असाइंड ए वैल्यू ऑफ 1, for gamma radiation right, for gamma radiation, and the values for other type of radiations are related to this in accordance with their ionization densities। densities. Correct. Beta radiation causes ionization of similar density to gamma radiation, and so its weighting factor is also One. 1। अब ये पूछती हैं स्पेशली कि इसका ज्यादा इसका क्यों है, तो मेन फंडामेंटल क्या हुआ कि डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन की बात है। Yes sir. क्योंकि गामा और बीटा पार्टिकल लगभग सिमिलर Similar. अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए दोनों का जो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है सेम है, और वो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना है, One. 1 है। द वैल्यू ऑफ रेडिएशन वेटिंग फैक्टर फॉर न्यूट्रॉन डिपेंड्स ऑन द न्यूट्रॉन एनर्जी, और उसका एवरेज उसमें जो है 2.5 जो है वो थर्मल थर्मल न्यूट्रॉन के लिए है, एंड अप टू 20 फॉर द फास्ट Fast न्यूट्रॉन। क्योंकि फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा डैमेज करते हैं, इसलिए उसका 20 है, और थर्मल न्यूट्रॉन से कम डैमेज हो रहा है इसलिए उसका 2.5 2.5 है। तो जैसे जैसे उसकी एनर्जी चेंज हो, इट इज डिपेंड न्यूट्रॉन का जो रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है, एनर्जी पे डिपेंड। हाँ, क्योंकि अलग अलग एनर्जी पे जो डेंसिटी ऑफ आयोनाइजेशन जो प्रोड्यूस जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सर ये जो बाकी है सो फॉर अल्फा एंड अदर पार्टिकल्स with multiple charges, radiation weighting factor is also taken as 20, right? The value of radiation weighting factor for the most commonly encountered radiation is summarized in table below, like वही X-rays, गामा रेज एंड इलेक्ट्रॉन के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर 1 है, प्रोटॉन के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर 5 है, थर्मल न्यूट्रॉन के लिए 2.5, फास्ट न्यूट्रॉन के लिए 2.5 से 20 के बीच में है। अल्फा पार्टिकल और फ्यूजन प्रोडक्ट्स जो है, फ्यूजन फ्रैगमेंट्स जो हैं, उनके लिए 20 है। ये टेबल वैसे भी आपको याद होना चाहिए और आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे भी हो ये रट्टा मारना है। ओके, एग्जाम्पल अब मैथमेटिक्स करेंगे, राइट। ये क्वेश्चंस आरएसओ एग्जाम्स में ऐसे ही आते हैं, और वही चीज है। ठीक है, इन ईयर ए वर्कर रिसीव्स गामा डोज ऑफ 0.01 ग्रे, राइट। गामा डोज कितना मिला, 0.01 ग्रे। ए थर्मल न्यूट्रॉन डोज उसको जो मिल रहा है वो 0.022 ग्रे, एंड फास्ट न्यूट्रॉन का डोज जो मिला इतना मिला। करेक्ट। अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द टोटल इक्विवेलेंट डोजेस, टेक द रेडिएशन वेटिंग फैक्टर फॉर फास्ट न्यूट्रॉन एज ए 20। मान लो ये क्वेश्चंस दिया हुआ, ऐसे ही आरएसओ एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस दिया होगा, समझ गए। ओके, तो इक्विवेलेंट डोज में क्या है कि अलग अलग ये डोज जो मिला वो और इसका वेटिंग फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो एब्जॉर्ब डोज इनटू रेडिएशन वेटिंग फैक्टर करोगे, राइट। गामा को इतना डोज मिला था तो 1 से करके वो सिगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से ये जो है न्यूट्रॉन का जो डोज जो है, ये थर्मल न्यूट्रॉन का लगा है इतना डोज, तो थर्मल न्यूट्रॉन के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर जो है 2.5 है, तो 2.5 से अपने मल्टीप्लाई कर दिया और इसका निकाल लिया। उसी तरह से जब आपको फास्ट न्यूट्रॉन की बात करनी है, फास्ट न्यूट्रॉन का डोज और फास्ट न्यूट्रॉन के लिए कितना है, 20 है रेडियस, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लिया।
अब ये तीनों को आप जोड़ देंगे तो जोड़ करके आपका जी। टोटल जो है वो मिल जाएगा। आई होप यू विल बी एबल टू डू इट आउट, बट आपको ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये स्लाइड में जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ, मैंने इस ढंग से ही बनाया है कि आपका पढ़ने की भी काम आ जाएगा। लाइन बाय लाइन भी यदि तुम देख के पढ़ो तभी भी तुमको दूसरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो दिया गया है वो बैठ करके बनाना है, वो करके प्रैक्टिस करके ही याद रहेगा। सही है, आगे चलो। इफेक्टिव। A further complication is that the different organs and tissues had different sensitivities to radiation. देखो पहले क्या था कि बोल डिफरेंट रहे थे, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। हाँ का डैमेज जो था वो अलग 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 कर रहा था, अलग अलग अमाउंट का डैमेज था। अभी क्या है, बोल रहे हैं कि हर ऑर्गन और हर टिश्यू टिश्यू जो है ऑर्गन वो की। उसकी सेंसिटिविटी एक ही रेडिएशंस के लिए अलग अलग, मतलब डिफरेंट वे में। बेसिकली टिश्यूज और ऑर्गन की सेंसिटिविटी हर रेडिएशन के लिए अलग अलग है, बेसिकली ये बात बोल रहा है। तो उनका एक उसी जैसे वहां पे रेडिएशन वेटिंग फैक्टर था, यहाँ पे टिश्यू वेटिंग फैक्टर। इफेक्टिव। इफेक्टिव सीधे नहीं होगा, टिश्यू वेटिंग। ठीक है। टू डील विथ द वेरी कॉमन सिचुएशंस इन विच द बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्मली एक्सपोज। देखो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सपोज नहीं है, मतलब एक ही रेडिएशन से और यूनिफॉर्म एक्सपोजर नहीं है, right? Another concept is needed to assist in combining the effect of exposure of different organs of the body to give an overall measure of detriment। मतलब यदि मान लो कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म रेडिएशन से एक्सपोज नहीं है, अलग अलग रेडिएशन से एक्सपोज हुई, जैसे मान लो कि कोई डिजास्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या मान लो कोई थ्रेट आता है, या कहीं भी आप डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन से एक्सपोज हुए और बॉडी पे अलग अलग रेडिएशन लगा है, तो उस केस में कितना डैमेज होगा वो डिटरमिनेंट निकालने के लिए, पता करने के लिए कि कितना नुकसान हुआ है, ये ज़रूरी है कि ये भी जानना है कि हर रेडिएशन के लिए जिस ऑर्गन पे वो रेडिएशन लगा था उसकी सेंसिटिविटी कितनी थी। समझ गए? ओके, इसलिए टिश्यू वेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट जो है बीच में आया। अब ना यहाँ पे और भी क्वेश्चन आता है, अभी आगे चलते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव डोज ई, राइट, एंड इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग द इक्विवेलेंट डोजेस टू ऑल टिश्यूज and organs of the body multiplied by weighting factor, which is the tissue weighting factor for each tissue or organ। मतलब पहले क्या है, पहले मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट डोज टू इक्विवेलेंट ईच डोज। टू ऑल टिश्यूज, मतलब इस हाँ टिश्यू सर। को इक्विवेलेंट डोज कितना लगा और उस इक्विवेलेंट डोज को मल्टीप्लाई करना है टिश्यू वेटिंग फैक्टर से, टिश्यू की जो सेंसिटिविटी है उससे मल्टीप्लाई करना है। एंड देन इफ वी सम अप फॉर द होल ऑर्गन, राइट, तब कितना इफेक्टिव डोज जो आया वो जाकर के इफेक्टिव होगा। याद, इक्विवेलेंट डोज निकालेंगे क्योंकि डिफरेंट रेडिएशन लगा है, तो किस टाइप के रेडिएशन के लिए रेडिएशन वेटिंग फैक्टर से इक्विवेलेंट डोज निकालेंगे, फिर वो इक्विवेलेंट डोज टिश्यू वेटिंग फैक्टर से उस ऑर्गन का ठीक है, इफेक्टिव डोज। ओके। सो यहाँ पे जो है एच टी जो है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट डोज इन टिश्यू टी है। तो देखो हर का एक टिश्यू के लिए निकाला, उसका जैसे टिश्यू वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे का टिश्यू का इक्विवेलेंट डोज क्या है, उसका टिश्यू वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके पूरे ऑर्गन का सम कर देना है, जा करके इफेक्टिव डोज में कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा। और इफेक्टिव डोज का भी यूनिट जो है वो सीवोट ही है। आगे चलो, अब देखो, in terms of the level of radiation exposure encountered in the working environment, Gray and Sievert are very large unit। ग्रे और सीवर्ट जो है बहुत बड़ा यूनिट है, राइट। It is often convenient to have a smaller unit, and this is done by using prefixes as a milli, milli मतलब 1000, वन, राइट, जैसे 1000 मतलब एक का डिवाइडेड बाई 1000 1000 समथिंग, 10 राइट। पर माइनस 3। एब्रिविएटेड एज ए मिलियम और माइक्रो माइक्रो, 10 पर वन ऑफ माइनस 6। मिलियन, राइट, एब्रिविएटेड एज ए माइक्रो। सो वन ग्रे जो है वो 1000
मिली ग्रे ग्रे होगा, या 1 लाख 10 to the power 6 माइक्रोग्रे। So 1 sievert is equal to 1000 थाउजेंड millisievert or मिलीसीवर is equal to 10 to the power 6 micrograde, माइक्रोसीवर सॉरी माइक्रोसीवट। सीवर मेरा दिमाग कहाँ चला जा रहा है, ठीक है कोई 10 बात नहीं, लाख चाहे जहाँ भी, ठीक है। ओके, 10 to the power 6 माइक्रोसीवट। ओके, डोज रेट, उसके बाद आता है डोज रेट का कॉन्सेप्ट, राइट। ग्रे एंड सीवर्ट्स आर यूनिट्स that expresses an amount of radiation which may have been received over a period of time, right? In controlling the radiation hazard, it is usually necessary to know the rate at which radiation is being received. देखो, जब भी देखो, दो हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया था वो कहाँ से स्टार्ट किया? हमने बोला कि हम एब्जॉर्ब डोज नहीं, रेडिएशन हजार्ड हजार्ड्स इवेल्युएशन एंड कंट्रोल था चैप्टर नाम, कि पहले तो मुझे ये असेस करना है कि किसी भी रेडिएशन इन्वायरमेंट में जहाँ पे मैं काम करने जा रहा हूँ वहाँ पे कितना हजार्ड है, कितना रिस्क है, और उस रिस्क को, उस हजार्ड को मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ। इस लेक्चर का मोटिव यही है, वही सीखा। और हम सिर्फ इस वाले लेक्चर में सिर्फ एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड की बात करेंगे, और कल नेक्स्ट डे मतलब राइट टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरनल हजार्ड का इवेल्युएशन कैसे करेंगे और इंटरनल हजार्ड को कैसे कंट्रोल करेंगे, राइट। ओके, सो ये है कि जब भी मुझे रेडिएशन हजार्ड को कंट्रोल करना होगा तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ये जानना कि जहाँ जहाँ जिस फील्ड में मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए वहाँ पे डोज रेट कितना है, राइट। किस रेट से डोज जो है हम वहाँ पे यदि काम करेंगे, राइट, तो किस रेट से हम एनर्जी जो होगी वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये जानना जरूरी है ना कि एक्सपोजर रेट क्या है वहाँ का, डोज रेट क्या है। तो डोज विथ रेस्पेक्ट टू क्या चाहिए हमें, टाइम चाहिए। टाइम तो डोज इस उस केस में ये रिलेशनशिप काम आता है क्या, डोज इज इक्वल टू डोज डोज रेट इनटू टाइम, मतलब कितना देर तक मैं काम कर रहा हूँ। इफ आई मल्टीप्लाई विद द डोज रेट आई विल कम टू नो द हाउ डोज मच डोज वी हैव received, correct? So thus if someone works in an area of for 2 hours, right, and receives a dose of 80 माइक्रोसीवट, मान लो 2 घंटा काम करता है और डोज उसको मिलता है 80 माइक्रोसीवट, राइट, देन द डोज रेट इन दैट एरिया विल बी इक्वल टू 40 माइक्रोसीवट पर आवर। क्यों? डोज क्योंकि ऑफ डोज 80 जो है यहाँ पे मैं 80 लिखूंगा, राइट, और यहाँ पे 2 आवर्स, तो डोज रेट इसको जब इधर की तरफ लेके आऊंगा तो डिवीजन में आ जाएगा 80/2 40 माइक्रोसीवट पर आवर, 40 सॉरी ग्रे पर आवर, या माइक्रोसीवट में है तो माइक्रोसीवट पर आवर, ठीक है। ये डोज रेट का जो होगा 40 माइक्रोसीवट, और एब्जॉर्ब डोज रेट क्या हो जाएगा, ग्रे ग्रे पर पर आवर। आवर ये डिफरेंस है। हम्म? जैसे अब देखो ये डिट्रीमेंट जो है ये कहाँ से रेडिएशन, ये एग्जाम में पूछती है। अभी जैसे मान लो कि आपको फंसाना हो तो ठीक है। So to assist in quantifying and combining the consequences of exposure of different organs and tissue of the body, ICRP has developed the concept of detriment. डिट्रीमेंट Detriment ये किसने कॉन्सेप्ट दिया? आईसीआरपी ने। आईसीआरपी किस लिए दिया? ताकि आप क्वांटिफाई कर सको, राइट, और कंबाइन कर सको, कंबाइनिंग द consequences ऑफ एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू ऑफ द बॉडी, राइट। डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू पे जो एक्सपोजर लगा है उसको क्वांटिफाई करके और उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकाल सको, राइट। उसके लिए उन्होंने टर्म क्या डेवलप किया है, डिट्रीमेंट डेट्रीमेंट। Okay, this means detriment. The concept takes into account the relative risks and the average latency period of fatal cancer in different organ, and allowance for the ill health resulting from non-fatal cancers. देखो, and an allowance for the risk of serious heritable effects in all future generations
डिसेंडेंट फ्रॉम एन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। अब देखो, ये डेट्रीमेंट जो है वो कैसे क्या कैलकुलेट कर रहा है और क्या चीजें कंसीडर कर रहा है। इट टेक्स इनटू अकाउंट पहला कि रिलेटिव रिस्क, वर्ड क्या है, रिलेटिव रिस्क, रिलेटिव वर्ड है, करेक्ट। हाँ, रिलेटिव रिस्क है, मतलब रिलेटिव जब भी आएगा ना तो किसी एक के दूसरे रेस्पेक्ट में आएगा, कंपैरिजन में। राइट। तो किसके कंपैरिजन में है, पहला एवरेज लेटेंसी पीरियड ऑफ फेटल कैंसर। यदि मान लो कि एक फेटल कैंसर के डेवलप होने में कितना देर का टाइम गैप होता है, एवरेज लेटेंसी पीरियड में कितने दिन के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद कोई फेटल कैंसर जो है वो डेवलप होगा इन डिफरेंट ऑर्गन पे, करेक्ट। एंड अलाउंस ऑफ इल हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन फेटल कैंसर, और नॉन फेटल कैंसर जो है वो, राइट, वहां से भी इल हेल्थ होता है, प्रॉब्लम होता है, तो उसमें कितना रिस्क है, राइट। जैसे मान लो कि कोई, इसको रिलेटिव रिस्क का मतलब, जैसे मान लो कि रेडिएशन लगा, तो रेडिएशन लगने के बाद कितने दिन के बाद या कितने टाइम पीरियड के बाद जो होगा कैंसर डेवलप, फेटल कैंसर डेवलप होगा, नंबर वन, राइट। और एक रेडिएशन नहीं लगा है कभी भी किसी को कैंसर, फेटल कैंसर हो गया, तो कितने दिन के बाद जाके वो एक्सप्रेस होएगा, समझ गए, उसकी कितनी संभावना है, तब जाके रिलेटिव बनेगा ना, कि समझ गए कि इसमें इतना रिस्क है और इसमें ऐसे भी कैंसर डेवलप हो जाता है, फेटल कैंसर, डिवाइडेड बाय दिस, वो रिलेटिव रिस्क में आएगा, समझ गए। उसी तरह से यहाँ पे बाकी, यहाँ पे दूसरा अलाउंस ऑफ इल हेल्थ रिजल्टिंग फ्रॉम नॉन फेटल कैंसर, राइट। नॉन फेटल कैंसर से भी तो इल हेल्थ हो रहा है, लेकिन रेडिएशन लगा और फिर भी उसको नॉन फेटल कैंसर हुआ, उसमें क्या रिस्क है, मतलब उसका कितना प्रोबेबिलिटी है बेसिकली, समझ गए। इस बात को अकाउंट किया। एंड अलाउंस फॉर रिस्क ऑफ सीरियस हेरिटेबल इफेक्ट्स इन ऑल फ्यूचर जनरेशन डिसेंडेंट फ्रॉम एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि कोई हेरिडेटरी इफेक्ट है जो रेडिएशन के लगने के बाद हो रहा है, राइट। तो रेडिएशन के लगने से जो हेरिडेटरी इफेक्ट होगा वो, और रेडिएशन ना भी लगे तभी भी हेरिडेटरी इफेक्ट होता है, तो इसके बीच का क्या रिस्क है, मतलब रेडिएशन यदि लगता है तो कितना ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, वो रिलेटिव रिस्क में आएगा। उसी तरह से वहां पर भी फेटल कैंसर के होने की प्रोबेबिलिटी, यदि रेडिएशन का अमाउंट बढ़ा देते हैं, रेडिएशन यदि किसी को लगता है, तो फेटल कैंसर के डेवलप होने के की संभावना कितनी है विथ रेस्पेक्ट टू कि यदि किसी को रेडिएशन नहीं लगा हो, तो वो रिलेटिव रिस्क उसमें गया। और फिर तीसरा इल हेल्थ, नॉन फेटल कैंसर है तो उस केस में यदि रेडिएशन लगा तब भी नॉन फेटल कैंसर डेवलप हुआ, राइट, और रेडिएशन नहीं लगा तभी भी नॉन फेटल हो रहा है, तो रेडिएशन लगने से नॉन फेटल कैंसर के डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी, हाँ, कितनी बढ़ते जाती है, कितना रिस्क बढ़ते जा रहा है, ये सारा चीज अकाउंट, तीन फैक्टर को अकाउंट करके इन्होंने बनाया डेट्रीमेंट वर्ड। अब समझ में आया। लेटेंट पीरियड सर वही होता है ना कि जब लेटेंसी रेडिएशन मतलब लगा और फिर जब कैंसर का एक्सप्रेस डेवलप जो एक्सप्रेस हुआ राइट उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है, ओके। On this basis, ICP has provided provided estimates of what are termed de- determinant adjusted nominal risk coefficients। क्या उन्होंने बनाया, बेस्ड ऑन दोज डेटा, दोज इंफॉर्मेशंस, उन्होंने एक टर्म डिफाइन किया, क्या, उस टर्म का डेट्रीमेंट एडजस्टेड नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट्स फॉर एक्सपोजर एट लो डोज रेट। लो डोज रेट क्यों, क्योंकि हम लोग जो न्यूक्लियर मेडिसिन में काम करते हैं या जो मेडिसिन में काम कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे रेडिएशन यूज कर रहे हैं, उसमें लो डोज रेट ही यूज हो रहा है। थेरेपी में सब हाई डोज थेरेपी में हाई डोज जब यूज करेंगे तब हाई डोज, हाँ सर, हाई डोज थेरेपी या लो डोज थेरेपी हाँ, जब मतलब वो रेट होगा तब की बात, बट जनरली फॉर लो डोज के लिए ये टेबल है, एंड दोज आर शोन इन टेबल 4.1 फॉर पॉपुलेशन एज ए होल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एंड फॉर एडल्ट। तो यहाँ पे क्या है, फॉर होल पॉपुलेशन के लिए नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट जो उन्होंने बताया कैंसर के डेवलप होने की वो 5.5 है, और एडल्ट पॉपुलेशन में 4.1।
risk. उसी तरह से हेरिडिटरी के 0.2 है फॉर होल पॉपुलेशन और एडल्ट के लिए 0.1 है। टोटल ये दोनों जोड़ लो, टोटल रिस्क जो है 5.7 और एडल्ट के केस में 4.2। सो दिस इज द नॉमिनल रिस्क कोफिशिएंट फॉर stochastic effect. It is 10 to the power minus 2 per Seagot. Arises from the sources of radiation outside the body. When radioactive material actually gets inside the body, it gives rise to internal radiation hazard, which requires a quite different methods of control. तो क्या बना एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड कहाँ से मिलेगा? व्हेन द सोर्सेज ऑफ रेडिएशन आर आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जब when radioactive material is actually gets inside the body, it will give internal radiation hazard। और दोनों के मेथड ऑफ कंट्रोल डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड मे बी फ्रॉम बीटा, एक्सरे, गामा और न्यूट्रॉन रेडिएशन, all of which can penetrate to the sensitive organ of the body. Alpha radiation is not normally regarded as an external radiation hazard as it cannot penetrate the outer layers of the skin। बोल रहे अल्फा पार्टिकल जो है चूंकि आउटर लेयर ऑफ स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, इसलिए उससे एक्सटर्नल रेडिएशन हजार्ड का खतरा नहीं है हमें। करेक्ट। लेकिन बाकी एक्सरे, बीटा और गामा रेडिएशन से हमें है, क्योंकि वो इट कैन पेनिट्रेट टू द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। So external radiation hazard is controlled by applying the three principles: time, distance and shielding. Time. The dose accumulated by a person working in an area with a particular dose rate is directly proportional to the amount of time they spend in the area। मतलब जितना टाइम उसमें स्पेंड करेगा, राइट, और उतना ही ज़्यादा उसको रेडिएशन डोज लगेगा, प्रोवाइडेड एक कांस्टेंट डोज रेट से एक्सपोज हो रहा है। तो डोज रेट कैन दस बी कंट्रोल्ड बाय लिमिटिंग द टाइम स्पेंट इन द एरिया। और कैसे? एज डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस। मतलब इस इक्वेशन के बेसिस पे टाइम यदि वो स्पेंड कर जो भी लिमिट कर दिया जाए तो डोज भी लिमिट हो जाएगा और बेसिकली एक्सटर्नल हजार्ड जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। डोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के से। या डोज इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? डोज रेट इनटू टाइम। डोज इज इक्वल टू डोज रेट इनटू टाइम। डोज रेट इज इक्वल टू डोज पर यूनिट टाइम। Good. So let's go for the numerical example, right? Numerical. Annual dose rate, dose limit for worker जो क्या है? It is 20 millisievert, which assuming a 50-week working year corresponds to 0.4 millisievert, right? क्योंकि 50 से यदि 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 आ जाएगा ना, करेक्ट। सो 50 वीक्स ये ईयर में यदि काम कर रहा है तो एक वीक में जो जो डोज जो उसको रिसीव करना है 0.4 मिलीसीवर्ट या 400 माइक्रोसीवर्ट पर वीक, वो इतना तक यदि डोज लगता है उसको तो 400 माइक्रोसीवर्ट पर वीक, तो उसको 20 मिलीसीवर्ट डोज जाकर के लगेगा, राइट। अब बोल रहे हैं, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी आवर्स कैन वर्कर स्पेंड ईच वीक in an area in which dose rate is 20 माइक्रोसीवर्ट पर आवर। वो बोल रहे हैं कि डोज रेट जो है वो 20 माइक्रोसीवर्ट पर आवर है, तो वो कितना देर तक उस एरिया में काम कर सकता है। ओके, तो एक वीक की बात करी, हाउ मेनी आवर्स ए वर्कर कैन स्पेंड इन ईच वीक, करेक्ट। तो आपको ये पता है कि एक वीक में उसको कितना मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सकता है, अलाउड है 400 माइक्रोसीवर्ट पर वीक। तो आपका डोज जो हो गया 400 माइक्रोसीवर्ट पर वीक हो गया, और डोज रेट क्या दिया हुआ है? 20 माइक्रोसीवर्ट पर आवर है, करेक्ट। तो ये 20 माइक्रोसीवर्ट पर आवर करोगी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, तो जो यहाँ से जो टाइम निकलेगा वो किस में मिल जाएगा? आवर्स में मिलेगा ना,
करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोसीवर्ट पर आवर है और पर वीक अलाउड जो है उसको 20 माइक्रोसीवर्ट पर आवर का अलाउड लिमिट है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करोगे तो टाइम जो होगा वो 20 आवर्स आ जाएगा। कैन यू डू दैट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, और आपको कोई दिक्कत हो रही है इसमें आगे भी? अच्छा, ठीक है, समझ गई सर। हम्म? कुछ नहीं सर, मैं सोच रही थी मतलब सिर्फ वैल्यूज मतलब बाई मिस्टेक ऐसे भी हो सकता है कि हम डोज में 20 मिली सीवर्ट रखते हैं और वो एनुअल डोज है, और उसने पूछा है हाउ मेनी आवर्स वर्कर स्पेंड इन ईच वीक, उसने ईच वीक का पूछा है, तो फिर हमें 0.4 या फिर 400 माइक्रो सीवर्ट रखना पड़ेगा क्योंकि वो पर वीक ईच वीक का पूछा है, और जो 20 है वो टोटल है हमारा एनुअल। ठीक है, फाइन। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी टाइप से आएगा, राइट? ओके, मतलब एग्जाम आरएसओ एग्जाम्स में स्पेशली, इफ ए वर्कर हैज टू स्पेंड 40 आवर्स 40 आवर्स वर्क वीक, मतलब एक वीक में उसको 40 घंटा काम करना है बेसिकली इन ए पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया में उसको काम करना है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डोज रेट विच कैन बी अलाउड। कैसे बनाओगे? क्या पूछा? कि उसको 40 घंटा तक काम करना है एक वीक में, लिखा है ना 40 आवर्स वर्क वीक, मतलब इन ए वीक ही हैज टू वर्क 40 आवर्स। तो मैक्सिमम डोज रेट जिस एरिया में काम कर सकता है उस एरिया का मैक्सिमम डोज रेट क्या होना चाहिए? ओके, तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, डोज इज इक्वल टू डोज रेट इनटू टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 40 आवर्स तो दिया हुआ है, मुझे टाइम दिया हुआ है कि कितना देर काम करना है, करेक्ट, और पूछा है कि किस डोज रेट पर कितना मैक्सिमम डोज रेट हो सकता है। तो मैक्सिमम डोज रेट उसी पे तो बनेगा ना कि जो मैक्सिमम डोज अलाउड है उसी के आधार पे बनाएंगे। तो उसको देखना पड़ेगा कि एक वीक में मैक्सिमम डोज कितना अलाउड है। तो पहले वाले प्रॉब्लम से हमने हमने आप ऐसे भी देख लो, पहले वाले की बात छोड़ दो, 20 मिली सीवर्ट जो है उसको साल में अलाउड है, 50 वीक्स काम करते हैं, राइट? तो एक वीक में 20, राइट, और डिवाइडेड बाई 20 मिली सीवर्ट है ना, डिवाइडेड बाई 50, ऐसे आएगा ना, मतलब एक वीक का आपको पता चल जाएगा कितना उसको डोज लगना चाहिए। तो 0.4 हमने देखा था, राइट? तो 0.4 मिली सीवर्ट को हमने कन्वर्ट किया था, 400 माइक्रो सीवर्ट आया था, राइट? तो 400 माइक्रो सीवर्ट ही उसको डोज लगना चाहिए और 40 आवर काम कर रहा है, तो वो मैक्सिमम डोज रेट से जो एक्सपोज्ड होएगा, हो सकता है अलाउड है, वो यहाँ से करके निकल जाएगा। 40 नहीं, किसी में 5 भी हो जाता है ना, 5 वीक्स भी हो जाता है, तो ऐसे मिला जुला करके वही 50 लेते हैं, लेकिन 50 से 52 वीक्स के बीच में तो आगे पीछे चलता है। ओके, आगे चलूं। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि व्हाट वुड बी द एनुअल डोज टू ए वर्कर हु स्पेंड ए फुल वर्किंग ईयर, मतलब 50 दिन, 50 वीक्स और 40 आवर्स इन ए वीक। 50 वीक्स और 1 वीक में सर 8 पच्चीस 40 ना, 5 दिन का वर्किंग डे लेते हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन के कैलकुलेशन में 5 डेज का वर्किंग ही लिया जाता है, राइट? तो और एक दिन का 8 घंटा, तो 8 घंटा और 5 दिन कितना, 40 हो गया, 40 और 50 वीक, 40 इंटू 50, 2000। यस, तो 2000 आवर्स उसको काम करना है। जब ये क्वेश्चन बोलते हैं कि एनुअल डोज की बात करता है इन वर्किंग ईयर, तो उसको कितना करके काम करना है, 2000 आवर्स काम करना है। तो यदि मान लो कि 2000 आवर्स एक एरिया में काम करता है, राइट, जहाँ पे एवरेज डोज रेट जो है 2.5 आवर्स का है, करेक्ट, तो वो उसको कितना डोज लगेगा, इनटू टाइम से करते हैं, डोज रेट इनटू टाइम। तो सही है, सही, सिंपल है कैलकुलेशन। ये सारे कैलकुलेशन कंट्रोल करने के लिए है, आपको एक एस्टिमेट पता है इस टाइप का कब जरूरत पड़ेगा। जैसे मान लो कोई तुमको रेडियो फार्मेसी में जाना है काम करने के लिए,
या साइक्लोट्रॉन में काम करना है, या पर्टिकुलर कोई रेडियो एक्टिविटी हैंडल करनी है, जैसे आयोडीन तुम लोग पिलाते हुए करते हो, तो वहाँ पे कितना डोज रेट है, आइडिया आपको लगेगा। कितना देर तक काम करोगे तो रफली आपको कितना डोज लगेगा वो आपको पता चल जाएगा। आप पहले से प्लान कर सकते हो कि मैं कितना जल्दी काम निपटा सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या करूँगी कि मेरा डोज रेट कम हो सकता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस वहाँ पे करे जाते हैं। या कोई इमरजेंसी सिचुएशन से राइज हो गया तो वहाँ पे एज ए आरएसओ तुमसे ये पूछा जाएगा। मान लो कि कोई डॉक्टर आता है, कोई इमरजेंसी, उसको किसी पेशेंट को हैंडल करना, वो बोलेगा कि मुझे कितना डोज लगेगा आप बताओ, तो वो आपको आना चाहिए ना बताने कि भाई उस पेशेंट में एक्टिविटी इतनी है और उसको हैंडल करने के लिए इतना डोज जो है उसको लग सकता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट द डोज लिमिट फॉर एनुअल इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इज 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर, राइट, पब्लिक के लिए है। पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डोज रेट परमिटेड इन एन एरिया दैट कुड बी कंटिन्यूअसली ऑक्युपाइड। यदि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे, जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे काम करते हैं और बराबर लोग पेट सिटी जहाँ पे मशीन जो हमारा चलता है ना, उसके साथ रेलिंग बना दिया ना ऐसे करके बैठने के लिए, लोग लोग वहाँ बैठे रहते हैं, तो वहाँ पे कितना डोज रेट होना चाहिए, समझ गए। हाँ सर, समझ गई। तो उसका भी ऐसे ही निकालेंगे, सिर्फ यहाँ पे लिमिट जो दिया गया है कितना, 1 मिलीसीवर्ट मिलीसीवर्ट पर पर ईयर ईयर है। दिया गया, करेक्ट। अब कंटिन्यूअसली ऑक्युपाइड होगा तो कितना आवर्स पर वीक, एक कैलकुलेट करके उसने बता दिया। लेट से ये सही है, यदि 168 आवर्स ए वीक, करेक्ट, बाय द मेंबर ऑफ द पब्लिक, तो कितना डोज रेट होना चाहिए पर आवर। ये इसको आवर्स सर, पर वीक दिया है, हाँ सर। 50 वीक होगा, जितना देर वर्किंग होगा, हम्म, जहाँ तक वर्किंग होगा उसी से रेडिएशन निकलेगा, वहीं पे लोग आएंगे उधर पर ही रहेंगे, राइट। तो डोज इंटू डोज रेट वही वाला फॉर्मूला रहेगा, 1 मिलीसीवर्ट इधर की तरफ आ जाएगा, राइट। और वहाँ पे कितना आवर्स जो काम करेगा पूरा साल में वो हो जाएगा, और डिवाइड करके डोज रेट आप निकाल लोगे वहाँ से, सही है। Okay. Now, it is required that within the limits, doses are as low as reasonably achievable. करेक्ट। हमें क्या चाहिए, हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम 20 मिली सीवर्ट का यदि मेरा मेरा डोज लिमिट पड़ा हुआ है, तो मैं 20 मिली सीवर्ट आई विल अलाउ a person who is working in the nuclear medicine department or any radiation field, they will be exposed. No, this is not required. हम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, मतलब उसको जितना हम कम कर सकते हैं उतना कम करना, वो हमारा मेन पर्पस होता है, हमारी ऑब्जेक्टिव होती है। सो दिस इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द सिचुएशन टू सी इफ the sources of exposure or the time spent by workers in the area can be reduced, मतलब कितना कम किया जा सकता है। It also requires that the means of reducing the dose rate needed to be considered, मतलब और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे डोज को कम किया जा सकता है, करेक्ट। The available methods are to increase the distance between the worker एंड द सोर्स ऑफ रेडिएशन, वर्कर और सोर्स ऑफ रेडिएशन के बीच में हम एक तो पहला देखा हमने टाइम कितना एक्सपेंड करना है, और हमने बोला कि टाइम जैसे लिमिट करेंगे वो हमारा एक्सपोजर जो है कम हो जाएगा। दूसरा मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग डोज जो है सोर्स और पर्सन जो आदमी काम कर रहा है उसके बीच का डिस्टेंस डिस्टेंस इंक्रीज इंक्रीज करना, करना। और टू इंट्रोड्यूस सम सील्डिंग मटेरियल मटेरियल बिटवीन द बिटवीन द वर्कर वर्कर एंड द रेडिएशन रेडिएशन सोर्स। सोर्स। दूसरा तरीका क्या है कि हम सोर्स ऑफ रेडिएशन और वर्कर के बीच में हम एक सील्डिंग इंटरपोज करें, सील्डिंग डालें, और नहीं तो दो सोर्स और इंडिविजुअल जो भी काम कर रहा है उसके बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज करें। इंक्रीज करना। Okay, so consider a point source of radiation which is emitting uniformly in all directions. भाई देखो, यदि मान लो कि हम सोर्स को मान लिए एक पॉइंट सोर्स ऑफ रेडिएशन है और यहाँ से रेडिएशन जो है वो हर डायरेक्शंस में इमिट होता है, और यदि मान लो कि मैं उसको यूनिफॉर्म मानता हूँ कि यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शंस में इमिट हो रहा है,
तो कोई भी आदमी इधर की तरफ रहेगा, राइट, या कहीं भी सरफेस के किसी भी स्फीयर के पॉइंट पे रहे, Yes, तो sir. उतना डोज लगेगा ना, जो इस एरिया कोन को जो होकर के जो क्रॉस करेगा उतना ही रेडिएशन एक्सपोजर इसको लगेगा, बाकी से तो लग नहीं रहा, समझ गए। तो ये वाला एरिया का वैल्यू जो आता है वो आता है क्यू, मतलब टोटल यदि ये है फ्लक्स है ना सर, फ्लक्स, ये हाँ फ्लक्स चार्ज अपॉन एरिया। क्या बात है, ठीक है, 4 Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। ओके, सो ये फ्लक्स मतलब इसके शरीर जो जो भी यहाँ पे खड़ा होगा उसको, उससे होकर के कितना रेडिएशन जो है उसको क्रॉस करेगा, राइट। तो दैट इज डिटर्मिन बाई क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर, मतलब टोटल यदि क्यू है तो इससे होकर के जो बनेगा रेडिएशन वो Q/4R², राइट। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करने वाले हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वो अंडरस्टैंड करना, ये सब कैलकुलेशन करना आपको एज ए आरएसओ आना चाहिए, और इस पे आपको हाथ मतलब बिल्कुल करके करना है, मतलब कर करके ही तुमको समझ आएगा, करेक्ट। ओके, सो कैलकुलेट द फ्लक्स एट ए डिस्टेंस 0.5 मीटर फ्रॉम ए सोर्स विच इमिट्स कितना का रेडिएशन, 2 × 10⁻⁷ न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड का मान लो, यदि ये इमिट कर रहा है तो इतने डिस्टेंस 0.5 डिस्टेंस पे जो है फ्रॉम द सोर्स, उसका फ्लक्स जो है वो क्या होगा। तो Q डिवाइडेड बाई दिस टोटल जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूट्रॉन्स पर सेकेंड है, और 4 पाई R², R जो है वो हो गया 0.5, करेक्ट। तो 0 के बेस से आपने कर लिया कैलकुलेशन, और फाइनली सॉल्व होकर के आ गया 6.4 × 10⁻⁶ न्यूट्रॉन्स पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर की एरिया में उतना पड़ेगा। यस सर। तो यदि मान लो कि ऐसे करके पूरा आपको एक्सपोज करेगा इतना रेडिएशन, सही है। दूसरा देखो, कैलकुलेट गामा photon flux at 1 meter from a 0.1 terabyte cobalt 60 sources। अब देखो कोबाल्ट emits 2 gamma rays for disintegration, याद रखिएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे 1 टेराबाइट जो है वो इतना होता है 10⁻11 disintegration per second, but for the cobalt 60 there are 2 gamma photons, 2 हो रहा है तो इसको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 फोटॉन्स निकलेंगे तो डबल इसका फ्लक्स हो जाएगा। तब आप जा करके वैसे ही कैलकुलेट करोगे, 1 मीटर पे है तो 1 का स्क्वायर होगा, और ऐसे करके आप कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि जो डोज एब्जॉर्ब होएगा, फ्लक्स तो पता चल जाएगा, तो एक्सपोजर आपको पता चल गया, तो कितना एब्जॉर्ब इसका मास से पता चल जाएगा, डिवाइडेड बाय मास से एक्सपोजर ग्रे पता चल जाएगा, फिर आप टिश्यू वेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सीवर्ट में कितना इसको इफेक्टिव डोज लगेगा वो पता चल जाएगा, राइट। और गामा यदि मान लो कि गामा फ्लक्स है तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो नहीं वाली बात, या दूसरा टिश्यू वेटिंग रेडिएशन वेटिंग फैक्टर होगा तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और तब सारे को जोड़ना पड़ेगा यदि यूनिफॉर्म रेडिएशन नहीं आता। सही है। We have seen that the flux at a distance r from a point source is inversely proportional to the square of the distance r, क्योंकि 1/r² था फ्लक्स में। This is due to the flux being evenly distributed over the surface area of a sphere of radius r. Since radiation dose rate is directly related to flux, it follows that the dose rate also obeys the inverse square law, right? मतलब फ्लक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, तो डोज रेट भी जो होगा वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। इट शुड बी नोटेड दैट दिस इज स्ट्रिक्टली ट्रू ओनली फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट डिटेक्टर एंड नेग्लिजिबल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बिटवीन द सोर्स एंड डिटेक्टर। ये समझना जरूरी है कि आपको जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है या जब लिखना है तो ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, तो ये पॉइंट सोर्स के लिए है, पॉइंट डिटेक्टर के लिए है, राइट, और सोर्स और
रेडिएशन के बीच में कुछ नहीं है, मतलब कोई एब्जॉर्प्शन एनर्जी का, हाँ सर, हाँ एब्जॉर्प्शन नहीं है। राइट, रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा उस बीच में। ओके, सो द इनवर्स स्क्वायर लॉ कैन बी रिटन एज लाइक दिस, ये d इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो मैं लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा करके k से, तो इधर की तरफ यदि इसको लोगे तो dr² इज इक्वल टू k हो जाएगा, करेक्ट। सो k इज ए कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सोर्स, यदि ये कांस्टेंट हो गया तो d1 r1² इज इक्वल टू d2 r2², where d1 is the dose rate at a distance r1 from the source and d2 is the dose rate at r2 from the source। तो ये दोनों जो होगा वो इक्वल होता जाएगा, और इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ को हम लोग यूज करने वाले हैं बहुत सारे कैलकुलेशंस करने के लिए। तो फिर यहाँ पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आता है, ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, वो बिल्कुल सिंपल होता है लेकिन वो आरएसओ एग्जाम में पूछते जरूर हैं। ओके, तो ये सब प्रैक्टिस करके तो जाना ही जाना है। ओके, a dose rate at 2 meter from a particular gamma source is 400 microsievert per hour, मान लो है, करेक्ट। 2 मीटर पे कितना है, 400 माइक्रोसीवर्ट। पूछ रहा है कि at what distance it will give a dose rate of 25 माइक्रोसीवर्ट। तो हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, d1 r1² इज इक्वल टू d2 r2²। एक का डोज आपको पता है, d1 का 400, कितने दूरी पे था, 2 मीटर पे, तो 2 का स्क्वायर। यहाँ पे d2 का डोज हमें पता है 25, तो r2 का r2, राइट, फिर r2 का स्क्वायर। तो आपको r2 के वैल्यूज निकालने थे ऑलरेडी, आप इसको अब आराम से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इधर की तरफ ले लीजिए। डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, it will be noted that the doubling the distance from the source reduces the dose rate at 1/4 of its original value. Tripling the distance reduces the dose rate to 1/9 and so on. एक देखो, एक यूज एंड इतनी जल्दी नहीं, a useful expression for calculating the approximate dose rate from a gamma point source is, formula क्या है, d is equal to m e डिवाइडेड बाई 6r²। एक फॉर्मूला याद रखना, कई बार तुमको जो एक्सपोजर रेट कांस्टेंट का वैल्यू नहीं भी पता है तो ये आपको मदद करेगा। कुछ नहीं पता है सिर्फ बोल दे, मान लो कि आरएस एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एक पेशेंट है आयोडीन वार्ड में है, वो मर गया, उसको 300 मिलीक्यूरी दिया था, अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, नो एक्सपोजर, कोई मीटर नहीं, कुछ भी नहीं, समझ गए। जो कोई आया कार्डियक सर्जन, कार्डियक वाला आ रहा है और उसको ना, उसको इमीडिएट अटेंशन देना है, उसको सरवाइव करने के लिए, उसको शिफ्ट करना है आपको, वो जानना चाहता है कि कितना कितना एक्सपोजर होगा, हाउ विल टेल, समझ गए। तो देखो इस इक्वेशन में ना देखो एम है और ई है और 6r, कितना दूरी की, आर तो दूरी की बात कर रहा है, और ये एनर्जी की बात है, एम जो ई देख रहे हो तुम, देख रहे हो ई जो है वो क्या है, एनर्जी इन एमईवी है, गामा एनर्जी पर डिसइंटीग्रेशन इन एमईवी चाहिए, वो वैल्यूज आपको पता होना चाहिए कितना एमईवी का उससे फोटोन निकलता है, समझ गए। जैसे जैसे 600 केईवी के आसपास का फोटोन जो है 360 केईवी का जो है उससे निकलता है आयोडीन 131 से, तो तुमको पता है 0.364 एमईवी होगा, राइट। अब कितना मेगाबेकुरल था एक्टिविटी, बस मेगाबेकुरल एक्टिविटी और वो एक्सपोजर जो तुम्हारा एमईवी डिवाइडेड बाई 6r², आप ऐसे करके फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं, r² सर कितनी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे कितना एक्सपोजर आएगा, समझ गए। तो एक ये भी याद रखना, व्हेन अप्लाइड दिस एक्सप्रेशन केयर इज नीडेड इन सेलेक्टिंग द करेक्ट यूनिट्स, वो ध्यान जरूर रखना है, क्या एम जो है कितना मिलीक्यूरी है, मतलब कितना मेगाबेकुरल में ये चाहिए, एक्टिविटी शुड बी इन मेगाबेकुरल, और एनर्जी जो होनी चाहिए वो एमएवी में होना चाहिए, डिस्टेंस इन मीटर, ये 3 यूनिट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो 1 मीटर पे कितना एक्सपोजर आएगा आप ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं।
वैसे ही यहाँ पे एक कैलकुलेशंस दिखाया है कि कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट डोज रेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम 240 मेगा बेक्यूरेल कोबाल्ट। फिर देखो अभी यहाँ पे ना ये एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, ये वैल्यू जो लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के भी आपको प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे दिया कि दो आइसोटोप मतलब दो एनर्जी निकल रही है, एक जो है 1.17 एमईवी का है और दूसरा जो है 1.33 का है। तो आपको क्या करना है, देखो 240, हाँ एनर्जी दोनों ऐड हो जाएगी, समझिए टोटल एमईवी इतना बन गया 240 और डिवाइडेड बाई 6 इंटू आर का स्क्वायर जो भी था माइक्रोसीवट पर आवर में आपको निकल जाएगा आंसर। सही है ना। फिर वैसे है कि कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ सोडियम 22 इन इट सोर्स विच गिव्स ए डोज रेट ऑफ दिस। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई 1 मीटर पे जैसे कितने हैंडी हैं चीजें, जैसे मान लो कि सोर्स है, आपको मेजर करने का तरीका नहीं है, एक्सपोजर नाप करके आप बता सकते हो कि रफली कितनी एक्टिविटी होगी वहां पे 1 मीटर पे। ओके, सो ये बोल रहा है कि जैसे 64 माइक्रोसीवर्ट पर आवर एट 1 मीटर पे आ रहा है, तो इसमें सोडियम 22 की सोर्स की एक्टिविटी कितनी है, इसी इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। अगेन एम इंटू एक्टिविटी का है और ये जो है वो कितना एमईवी का फोटोन करता है, तो 1.28 एमईवी का फोटोन इमिट करता है पर डिसइंटीग्रेशन में, राइट। और कितना दूरी पे है, तो 6 इंटू 1 मीटर पे, तो 1 का स्क्वायर कर लिया, 300 मेगा आसपास में। देखो वहां पे पॉइंट सोर्स का था और लाइन सोर्स का था, तो ये बोल रहा है अनदर कॉमनली यूज्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्योमेट्री जो है इट इज ऑफन इनकाउंटर्ड इन द प्रैक्टिस इज द लाइन सोर्स एज ए थिन रॉड या वायर में एक्टिविटी, जैसे इम्प्लांट करते हैं लोग, राइट, बैक ब्रैकीथेरेपी में। तो उस टाइप पे यदि सोर्स लंबा है, पॉइंट सोर्स नहीं है, तो कितनी एक्टिविटी आएगी, क्या डोज रेट आएगा, वो वहां पे ये सिंपली जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को नहीं फॉलो करेगा, ये बात जानना जरूरी है। और उस केस में ये मैथमेटिकल हम नहीं डिराइव कर रहे हैं अभी, स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बता दूंगा, राइट। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि इसको डिराइव करने का फॉर्मूला ऐसा है, एम ई डिवाइडेड बाई 6L हो जाता है इंटू सर डेल्टा। कहीं जैसे स्पिल हो रहा है और हम एक्टिविटी मेजर डोज मेजर कर रहे हैं कि कितना डोज रेट है वहां पे डिस्क लगा होगा, डिस्क वाला ओके मतलब एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करना है। पॉइंट सोर्स पे आप काम चला सकती हो कि पॉइंट सोर्स वाले फंडे पे रफली कितना होगा, जहाँ पे हमने जितना कैलकुलेशंस किया था ना। और सर जैसे वाइल में रखा है तो हाँ वहाँ पे अलग ज्योमेट्री हो गई, लाइन डिस्क इस टाइप का, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, यह बात समझना जरूरी है जो भी तुम पॉइंट सोर्स से निकालोगे तो, करेक्ट, वो मॉडिफिकेशन ये समझना जरूरी है। इसलिए वर्थ है इसमें थोड़ा बहुत टाइम ये करना, हम आगे किसी में बैठ करके बताएंगे, राइट। एक एक चीजें करके देखोगी वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और सर उसमें अगर इसको हम एज अ पॉइंट सोर्स कंसिडर कर रहे हैं तो कितना डिफरेंस आ रहा है या एज अ डिस्क। या वो करके अपने आप को सेटिस्फाई करना, अपने आप को चीजें समझना। तो लाइन सोर्स का ना देखो फाइनली जो बन के आता है वो ये आता है फॉर्मूला। एम ई 6 लॉग नेचुरल लॉग 1 प्लस ए ये क्या है सर? डिस्क के लिए, ये डिस्क के लिए है, ओके ये डिस्क डिस्क मतलब एक्टिविटी जो होगी डिस्क के रूप में फैली हुई है। जैसे तुम नहीं बोल रहे हो कि जब गिर गया स्पिलेज हो गया, तो उस केस में इतना अच्छा उसका वही उसका रेडियस ऑफ हाँ डिस्क। हाँ वो आता है।